वैक्सीन टेररिज्म से मची पूरी दुनिया में तबाही। बेगुनाहों की जान ले रहा है वैक्सीन आतंकवाद। दुनिया के कई बड़े देश मचा रहे हैं वैक्सीन का आतंक। बेगुनाहों को वायरस से मारने की रची जा रही है साजिश। क्या है ये वैक्सीन आतंकवाद? क्या सिर्फ लोगों को गोलियों से भून देना ही आतंकवाद है? क्या इमारतों को बम से उड़ा देना ही आतंक है? क्या सिर्फ बंदूक से ही फैलाया जाता है आतंक? अगर आप ऐसा ही सोच रहे हैं तो आप गलत हैं। असल में लोगों को वायरस के मकरजाल में फांसकर यूं तिल तिल मरते छोड़ देना भी आतंक है। मौत से बचाने वाली दवाओं को अपने हाथों में पकड़कर लोगों को मरते देखना भी आतंक है। शमशानों में, चिताओं और कब्रिस्तानों में लोगों के लिए कब्र खुदवा देना भी आतंक है। आतंक क्या है? डिक्शनरी में इसका मतलब खोजने जाएंगे तो उसमें साफ साफ लिखा है कि लोगों पर बेरहमी करने को आतंक कहते हैं। शांति के वक्त हिंसा भड़काना, निहत्थे लोगों के खिलाफ जोर जबरदस्ती करना भी आतंक है। आज हर तरफ लाशें हैं, अफरा तफरी, तबाही है। सड़कों से ज्यादा अस्पतालों और कब्रिस्तान में लोग हैं। अस्पताल, बेड, ऑक्सीजन और वैक्सीन की कमी से लोग सड़कों पर दम तोड़ रहे हैं। क्या ये बेकसूरों पर बेरहमी नहीं? क्या ये हमारे चैन और सुकून की धज्जियां उड़ाने की साजिश नहीं? क्या बेबस लोगों को मरने के लिए छोड़ देना आतंक नहीं? आतंक है, यही आतंक है। और यह आतंक कोई और नहीं बल्कि दुनिया के बड़े बड़े देशों की फार्मा कंपनियां महज अपने फायदे के लिए कर रही हैं। आज जब विकासशील देशों, जिनमें कई एशियाई और अफ्रीकी देश शामिल हैं, वहां तबाही मची है, ऐसे वक्त में अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपियन यूनियन देशों की बड़ी बड़ी फार्मा कंपनियां जो वैक्सीन बना चुकी हैं, वो अभी भी अपनी वैक्सीनों का फॉर्मूला बाकी देशों से साझा करने को तैयार नहीं, जिससे वैक्सीन का उत्पादन उस तादाद में नहीं हो पा रहा है जितना उसे होना चाहिए। और जो हो भी रहा है उस पर बड़े देश कुंडली मार कर बैठे हुए हैं। ऐसे में माकूल मेडिकल सुविधाओं के न होने की वजह से थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में हजारों लाखों लोग रोज मर रहे हैं। इसमें हम भी शामिल हैं और अपने देश की तबाही की तस्वीरें आपसे छुपी नहीं है। भारत तो खैर खुद भी वैक्सीन का उत्पादन कर रहा है, मगर इतनी बड़ी आबादी के लिए वो ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। हमें कम से कम अपनी आधी आबादी को तुरंत वैक्सीन लगवाने की जरूरत है। इसके लिए करोड़ों वैक्सीन लगेंगी और भारतीय कंपनियों ने जुलाई से पहले इतनी वैक्सीन दे पाने में अपनी असमर्थता जता दी है। हमें फौरन से पेशतर अपनी ज्यादा से ज्यादा आबादी को वैक्सीन देने की जरूरत है। सोचिए, भारत जैसे देश का यह हाल है जहां बड़ी बड़ी फार्मा कंपनियां दवाओं और टीकों का उत्पादन करती हैं, तो उन देशों का हाल क्या होगा जो लोअर और मिडिल इनकम देशों की श्रेणी में आते हैं। खासकर अफ्रीकन और साउथ एशियाई देशों में मौजूदा वक्त में वैक्सीन की भयानक किल्लत है, क्योंकि थर्ड वर्ल्ड कंट्री होने की वजह से उनका मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं है। ऐसे में अगर उन्हें वैक्सीन या वैक्सीन का फॉर्मूला नहीं दिया गया तो वहां कोरोना नरसंहार मचा देगा। ऐसे वक्त में जब बड़े देशों को मदद के लिए आगे आना चाहिए,
दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में से एक बिल गेट्स का कहना है कि दूसरे देशों को वैक्सीन का फॉर्मूला देने का कोई फायदा नहीं। क्या यह आतंकवाद नहीं है? खुद भारत जैसे देश में जहां खुद सीरम इंस्टीट्यूट वैक्सीन बना रहा है, इसके बावजूद जुलाई के महीने तक वैक्सीन की शॉर्टेज बनी रहने वाली है। The pace for vaccination of COVID-19 has been decreased drastically since 1st May because vaccines are not available for private hospitals in Delhi NCR, I think in across whole India. Only few big players, corporate hospitals have got vaccines like BLK, Max, Fortis, Apollo, and the smaller and medium-sized hospital has not received any vaccine in last 1 week. And we don't have any idea when we will receive the vaccine. We are trying to connect with the distributors, suppliers, even company people, but they are not giving any clear answers. We have sent them requests, we have sent them mail for procurement of these vaccines, but still there is no satisfactory answer. Therefore, the rate of vaccination is decreased drastically. ऐसे हालात इसलिए बने क्योंकि आधार पूनावाला के मुताबिक उन्हें सरकार की तरफ से ऑर्डर ही नहीं दिए गए थे। असल में सरकार ने यह अंदाजा ही नहीं लगाया था कि कोरोना की सेकेंड वेव में यह हाल हो जाएगा। बहरहाल जुलाई तक कंपनी का प्रोडक्शन हर महीने 60-70 मिलियन से बढ़कर 100 मिलियन तक हो जाएगा। लेकिन सरकार की लापरवाही के अलावा एक और वजह है वैक्सीन की कमी के लिए, वो है विकसित देशों का खुदगर्ज रवैया। भारत वो देश है जो दुनिया की दवा की दुकान कहलाता है। दुनिया भर में एक्सपोर्ट होने वाली दवाएं यहाँ भारत में बनती हैं। In the next few months, we do not expect Serum Institute to be able to supply the kind of volumes that were originally predicted. So we need to meet that gap. And so it would be really helpful to get AZ doses from other countries, as Bruce mentioned, in Europe and beyond. We're also talking to the United States, who has committed to sharing their 60 million doses of AstraZeneca vaccine that they have, and we're hoping that that would also flow through COVAX to help not only India but other countries as well. And finally, we're also talking to Moderna, which just received the emergency use listing, and there is a deal that's being signed with them for 500 million doses, but this would start in the second half of the year and continue through 2022. So we're exploring all options with companies with existing deals with COVAX, as well as companies that are still coming on board, and we need to get to our goal of about 2 billion doses being distributed to AMC countries by the end of this year. क्या आपने कभी रवांडा, सेनेगल, घाना, स्वातिनी, बोट्सवाना जैसे देशों के बारे में सुना है? ये वो देश हैं जो कोरोना से पीड़ित तो हैं, मगर अपने नागरिकों के लिए वैक्सीन खरीदने तक के पैसे नहीं हैं इनके पास। आलम यह है कि अफ्रीका में बसने वाले दुनिया की 16% आबादी के पास दुनिया में बनी सिर्फ 2% वैक्सीन ही पहुंच पाई है। लेकिन सवाल यह है कि क्या दुनिया ऐसे ही इतनी बड़ी आबादी को कोरोना की भेंट चढ़ने देगी? क्या उन्हें बचाने के लिए कोई आगे नहीं आएगा? क्या वैक्सीन हाथ में होने के बाद भी लोगों को मरते देना आतंकवाद नहीं है? आइए अब आपको तफसील से बताते हैं कि आखिर ये वैक्सीन टेररिज्म है क्या। साल 2021, जिसे कोरोना से उबरने का साल बनना चाहिए था, वो कोरोना को और खतरनाक बनाने वाला साल बन गया। जिस तरह कोरोना का वायरस अपने को म्यूटेट कर रहा है, ये भी नहीं कहा जा सकता कि 2022 में सब ठीक हो जाएगा। लेकिन हमने ऐसे हालात बनने ही क्यों दिए? हुआ दरअसल ये कि कुछ तथाकथित ग्लोबल पावर ने ऐसी गलतियां की या कहें कि जुल्म किया, जिसकी वजह से कोरोना का कंट्रोल करना अब एक लंबी प्रक्रिया बन गया है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन अपने सदस्यों की बौद्धिक संपत्ति यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को सुरक्षा मुहैया कराता है ताकि उसे बनाने वाली कंपनी या संस्था का फॉर्मूला चोरी न किया जा सके। यह शर्त अपनी जगह ठीक है, लेकिन ऐसे वक्त में जब हर तरफ लाशों के अंबार लगे हैं, हजारों लाखों लोग मर रहे हैं, क्या संयुक्त राष्ट्र और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्मूला को पेटेंट करने की प्रक्रिया को दरकिनार कर खुले हाथों से लोगों की मदद नहीं करनी चाहिए? जब मौत सर पर खड़ी हो तो हर देश फॉर्मूले के लिए रिसर्च करने का टाइम नहीं निकाल सकता। यकीनन इसमें फॉर्मूला बनाने वाली कंपनियों को नुकसान होगा, मगर इस नुकसान को भरा भी जा सकता है। लेकिन अभी वक्त लोगों की जान बचाने का है।
मई 2020 में ही अमेरिका ने एस्ट्राजेनेका के साथ करीब 1 अरब 2 करोड़ डॉलर की डील की, जिसमें यह कहा गया है कि अगर एस्ट्राजेनेका वैक्सीन बना लेता है तो उसकी पहली 30 करोड़ डोजेस अमेरिका को दी जाएंगी, जबकि अमेरिका की कुल आबादी ही 32 करोड़ है। ऐसी ही एक डील इंग्लैंड ने भी एस्ट्राजेनेका से कर रखी है, जिसमें उसे एस्ट्राजेनेका से 90 मिलियन यानी करीब 9 करोड़ डोजेस मिलनी है। इतना ही नहीं, अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे देश एक ही नहीं कई कंपनियों से वैक्सीन की डील कर चुके हैं। यानी जितनी भी वैक्सीन बनेंगी वो पहले इन देशों को मिलेंगी, भले वहां कोरोना के हालात खराब हों या ना हो। यानी बाकी देशों का नंबर आते आते मुमकिन है बहुत देर हो चुकी हो। इंसानी हवस पर लगाम लगाने की गरज से ही कुदरत ने अनाज में कीड़े पैदा किए और मरने के बाद इंसान के जिस्म में सड़न। अगर ऐसा नहीं होता तो लोग सोने की तरह अनाज को, गेहूं को तिजोरियों में भर के रखते और अपने मरने वाले लोगों को हमेशा के लिए अपने पास। कुदरत चलती कैसे? यही स्थिति अभी उन अमीर देशों की है जिन्होंने अपनी आबादी से कई गुना ज्यादा वैक्सीन अपने पास जमा करके रखी हुई है, इस समय पर काम आएगी। लेकिन उन्हें शायद पता नहीं कि वैक्सीन की उम्र 6 महीने से ज्यादा नहीं होती। इतना ही नहीं, उनकी हवस यहां तक देखिए कि उन्हें लगता है कि ये मौका बार बार नहीं आएगा। लिहाजा उन्होंने ये भी कहा है अपने बाकी देशों से जो इस तरह का काम कर रहे हैं, ये फार्मूला किसी को देना नहीं है, क्योंकि बड़ा मौका है अभी पैसे बनाने का, पैसे कूटने का। भारत के लोग तो यूं ही बदनाम हैं कि वो लोग जैसे ही कोई मुश्किल समय आता है वो जरूरी चीजों की कालाबाजारी और जमाखोरी करते हैं। लेकिन इन अमीर देशों का क्या, जो छींकते हैं तो एक्सक्यूज में बोलते हैं, लेकिन अभी जब इंसानियत पर संकट आया है तो उन्होंने वैक्सीन, जो जान बचाने का एकमात्र जरिया लोगों को नजर आ रहा है, उम्मीद की किरण, उस किरण को अपने घर में समेट कर रखना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि जिंदगी की रोशनी हर तरफ फैले और कोरोना को कुचलने में हर आदमी कामयाब हो। लेकिन जरूरत इस बात की है, या तो अभी यूनाइटेड नेशंस इस बारे में दखल अंदाजी करे या फिर कोई और शक्तिशाली शक्ति। लेकिन हमें मालूम है कि जो शक्तिशाली हैं वो इसी जुगत में बैठे हैं कि किसी तरह वैक्सीन और वैक्सीन बनाने का अधिकार अपने पास जमा करके रखा जाए, जमाखोरी, कालाबाजारी की जाए, क्योंकि अभी लोग एक एक सांस के लिए तरस रहे हैं, तड़प रहे हैं और वो देश कुछ भी देने को तैयार है। आपको बता दें कि फाइजर की 96% वैक्सीन और मॉडर्ना की 100% वैक्सीन बनने से पहले ही खरीदी जा चुकी है। इसको ऐसे समझिए कि इन अमीर देशों की 16% आबादी के लिए 50% से ज्यादा वैक्सीन पहले ही बुक हो चुकी है। यानी एक तरफ इन देशों के पास जरूरत से ज्यादा वैक्सीन है, तो दूसरी तरफ ऐसे देश हैं जो कोरोना से मर तो रहे हैं मगर उनके पास वैक्सीन ही नहीं है। मार्च 2021 में कनाडा के पास इतनी वैक्सीन थी कि वो अपनी कुल जनता को 5 बार वैक्सीनेट कर सकता था। इंग्लैंड अपनी जनता को 4 बार वैक्सीनेट कर सकता है, जबकि न्यूजीलैंड 3 बार। ऑस्ट्रेलिया, यूरोपियन यूनियन और अमेरिका अपनी जनता को 2-2 बार वैक्सीनेट कर सकता है। मगर बाकी दुनिया का क्या? वहां इंसान नहीं रहते। क्या इस तरह लोगों की खुशियां छीन लेना आतंकवाद नहीं है? एक बार आपको फिर दोहरा दें कि आतंकवाद की परिभाषा है निहत्थे लोगों के खिलाफ अपनी ताकत का इस्तेमाल करना, और इस हद तक इस्तेमाल करना कि उनकी जान चली जाए। क्या इन खुदती हुई कब्रों और जलती चिताओं पर फार्मा कंपनियों के मुनाफे को तरजीह देना आतंकवाद नहीं? क्या इंसानों की जान की कीमत तभी है जब उनके पास अमेरिकन और यूरोपियन नागरिकता हो? बाकी दुनिया की जान क्या इतनी सस्ती है कि उसकी तुलना फार्मा कंपनियों के प्रॉफिट से की जाए? यह किसने तय किया कि कुछ देशों के लोगों के पास वैक्सीन लगवाने से पहले उसके ब्रांड को चुनने की आजादी होगी, वहीं बाकी देशों के लोगों के पास वैक्सीन ही नहीं होगी? कंपनियां दवा बनाने के लिए बहुत मेहनत करती हैं, रिसर्च करती हैं, उन्हें हक है मुनाफा कमाने का, पर शायद इस बार नहीं। यह वक्त मुनाफा कमाने का नहीं, जान बचाने का होना चाहिए।
दुनिया तक पर टॉप 5 में देखिए। भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच आज एक बड़ा समिट होने जा रहा है। कोरोना की वजह से वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर होने जा रहे इस समिट में भारत और 27 सदस्यों वाले यूरोपियन यूनियन के नेताओं की बैठक होगी। इसमें खास तौर पर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, कोविड के बाद की रिकवरी, लगातार काम करने वाली सप्लाई चेन, क्लाइमेट चेंज और मानवाधिकार के मुद्दों पर बातचीत होगी। कोरोना वैक्सीन पर गावी यानी ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन की ओर से कोरोना से लड़ते भारत को बड़ी मदद की घोषणा की गई है। गावी ने शुक्रवार को कहा कि भारत को कोरोना के 19 से 25 करोड़ टीके रियायती दर पर मिलेंगे। भारत को तकनीकी सहायता और कूलिंग चेन उपकरण के लिए $3 करोड़ की वित्तीय मदद भी दी जाएगी। दिसंबर 2020 में कोवैक्स बोर्ड इस बात पर सहमत हुआ था कि एएमसी व्यवस्था के तहत मिलने वाली टीके की कुल खुराकों में से लगभग 20% खुराक भारत को मिलेंगी। म्यांमार में कारिन एथनिक माइनॉरिटी वाले गोरिल्ला लड़ाकों ने सेना के एक और ठिकाने को आग लगा दी। आग लगाए गए सैन्य बेस से 15 किलोमीटर दूर 10 दिन पहले ही कारिन नेशनल लिबरेशन आर्मी ने म्यांमार की सेना के एक ठिकाने पर हमला कर उसे आग लगा दी थी। ये लड़ाके कारिन नेशनल यूनियन के हथियारबंद दस्ते हैं जो म्यांमार में आंग सान सूची के तख्ता पलट के बाद हो रहे विरोध प्रदर्शनों को समर्थन दे रहे हैं। इजराइल और फलस्तीन के बीच एक बार फिर यरूशलेम को लेकर बड़ी हिंसक झड़प हुई है। 170 से ज्यादा फलस्तीनी इजरायली पुलिस की कार्रवाई में घायल हुए हैं। इजरायली पुलिस ने अल अक्सा मस्जिद पर कार्रवाई की और कब्जा किए गए पूर्वी यरूशलेम में नमाजियों को तितर-बितर कर दिया। इससे पहले कई हजार फलस्तीनी नमाजी रमजान के आखिरी जुम्मे पर मस्जिद पहुंचे और इजराइल द्वारा कब्जाई गई जमीन से फलस्तीनी लोगों को निकालने के विरोध में प्रदर्शन करने के लिए वहां रुके। इससे पहले पुलिस पर हमला करने और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के चलते 9 फलस्तीनियों को हिरासत में लिया गया था। बताया जा रहा है कि इजराइल ने कोरोना की वैश्विक स्थिति का फायदा उठाकर फलस्तीनी जमीन पर कब्जा तेज कर दिया है और पिछले कुछ दिनों से यरूशलेम में फलस्तीनी लोगों और इजरायली सुरक्षा बलों के बीच हिंसक झड़पें तेज हो रही हैं। पवित्र स्थल यरूशलेम पर मुस्लिम और यहूदी दोनों ही अपना दावा करते हैं और यही इजराइल और फलस्तीन के बीच झगड़े का बड़ा कारण है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने चीन की कोरोना वैक्सीन साइनोफार्म को आपात मंजूरी दे दी है। आपको बता दें कि इससे पहले फाइजर, एस्ट्राजेनेका, जॉनसन एंड जॉनसन और मॉडर्ना की वैक्सीन को WHO ने मंजूरी दी थी। साइनोफार्म को अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और एशिया के कई देश आपात उपयोग की मंजूरी पहले ही दे चुके हैं। वहीं जर्मनी में 60 से ज्यादा उम्र के लोगों को अब एस्ट्राजेनेका की कोरोना वैक्सीन लगेगी। पहले 60 से ज्यादा उम्र वाले लोगों पर वैक्सीन लगाने की रोक थी। साथ ही अगस्त महीने के आखिर तक 12 से 18 साल की उम्र के बच्चों को सरकार कोरोना वैक्सीन लगाएगी। इसी के साथ ही दुनिया भर में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 32,83,000 के पार पहुंच गया है। संक्रमितों की संख्या 15 करोड़ 75 लाख से ज्यादा है और 13 करोड़ 49 लाख से ज्यादा लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं।